जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक फिलिपिनो डिस्टर्बिंग फिल्म तोतोप के बारे में। दोस्तों ये फिल्म काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। फिर हम एक छोटे से पॉन्ड में ढेर सारा खून देखते हैं और वहां से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और एक घर के अंदर एक चाकू पड़ा होता है खून से लथपथ। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जोर से चिल्ला के तड़प रही थी। उस घर में एक लेडी होती है जो कि ऊपर वाले से प्रे कर रही थी। वो उनसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि वो उनके पापों के लिए उन्हें माफ कर दें, जब वो मरे तो उनकी आत्माओं को वो शांति दें। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि वहां पे बंधी हुई थी और उसके ऊपर किसी ने पन्नी चढ़ा रखी थी ताकि खून जमीन पे ना आ पाए। वो लड़की दर्द से चिल्ला रही होती है और मदद के लिए पुकारती है। इधर वो लेडी जो प्रेयर कर रही होती है वो ब्लाइंड होती है और उसकी आवाज सुन के वो उसके पास जाके उसके ऊपर लगी पन्नी को हटाती है। उसके बाद वो उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की शांत नहीं होती। इसीलिए वो लेडी एक कपड़ा उठा के उसके मुंह में ठूस देती है ताकि वो चिल्ला ना पाए। वो लड़की फिर भी नहीं मानती तो वो औरत एक हथौड़ा उठा के उसके सर पे मारती है, जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। उसे जान से मारने के बाद वो लेडी बहुत रोती है और ऊपर वाले से कहती है कि वो उसे माफ कर दें। उस लेडी का पति प्रेस्तो होता है जो कि एक सीरियल किलर था और आधी रात में उनके मोहल्ले में जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो प्रेस्तो वहाँ पे एक बड़ा सा बैग लेके आता है। वो बच्चों से कहता है कि रात को उन्हें यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, तो बच्चे उसे कहते हैं कि वो एक स्केरी मैन है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रेस्तो अपने रूम में जाके सिगरेट पीता है और फिर वो एक इमेजिनरी डांस करता है और आईने में देख के जोर से हंसता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक साइको है। फिर वो अपने बड़े से बैग को लेके वॉशरूम में जाता है, जिसके अंदर से वो एक लड़की की बॉडी को निकालता है। वो लड़की अभी बेहोश होती है, इसीलिए वो उसे पन्नी में पैक करके रख देता है। अगली सुबह जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक सुनसान जगह पे पाती है और उसके सामने प्रेस्तो होता है जिसके हाथ में एक चाकू था। वो लड़की उससे अपनी जान की भीख मांगती है और उससे कहती है कि वो उसे जाने दे। ये सुन के प्रेस्तो उसके मुंह से पट्टी हटाता है और उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। वो लड़की उससे कहती है कि उसकी माँ घर पे उसका इंतजार कर रही होगी, तो वो उसके हाथ पैर खोल दे और उसे यहाँ से जाने दे। प्रेस्तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और तभी एक रूम से एक क्रीचर की आवाज आती है। ये सुन के वो लड़की काफी डर जाती है और अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रेस्तो एक हथौड़ा उठा के उसके सर पे हमला करता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद प्रेस्तो उस लड़की का खून साफ करता है और फिर वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका मांस निकालता है। रात को प्रेस्तो उस मांस को पकाता है और उसकी बीवी और वो उसे खाते हैं। उसकी बीवी काफी उदास होती है तो प्रेस्तो उससे पूछता है कि वो उदास क्यों है, तो वो उससे कहती है कि आखिर वो कब तक कत्ल करते रहेंगे। प्रेस्तो उसे डांटता है और उससे कहता है कि वो जानबूझ के वो कत्ल नहीं करता, बल्कि ये उनकी मजबूरी है जो उसे कत्ल करने के लिए उकसाती है। ये कह के प्रेस्तो खाना छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और उसकी बीवी बहुत जोर से रोती है और भगवान को याद करती है। फिर हमें एक लड़की जेसिका दिखाई जाती है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। उसका एक छोटा भाई ओतेप होता है और वो दोनों काफी गरीब थे। ओतेप उसके लिए जो खाना बना के लाता है वो स्वादिष्ट नहीं होता, इसीलिए उसकी बहन उसे बुलाती है और उसे बुरी तरह डांटती है। वो उससे कहती है कि वो इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और वो उन पैसों को ऐसा गंदा खाना बना के वेस्ट कर देता है। वो ओतेप की बड़ी बहन होती है, इसीलिए वो उसकी काफी इज्जत करता था, इसीलिए वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो ओतेप को अपने पास बुलाती है और जबरदस्ती उसे वो खाना खिलाती है, जिसे खा के ओतेप को उल्टी आने वाली होती है, लेकिन वो उल्टी नहीं करता। वो अपनी बहन के इस रवैये से रोने लगता है और तभी वहाँ मौजूद उसकी बहन का कस्टमर रॉनी उठता है जो कि पी के वहाँ पे भंड पड़ा था। रॉनी जेसिका से कहता है कि वो गुस्सा ना करे और वो उसे एक महंगा नेकलेस देता है और उससे कहता है कि वो ये उसके लिए लाया था। ओतेप देखता है कि उस नेकलेस के नीचे एक क्रॉस है और वो सोने का है। जेसिका उससे काफी खुश हो जाती है और रॉनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। रात को प्रेस्तो अपना बैग लेके ओतेप का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ओतेप वहाँ पे ट्रॉली चलाया करता था। प्रेस्तो के पास एक लेडी आती है जो कि एक पिंप थी। वो उससे कहती है कि अगर उसे मजे के लिए लड़कियां चाहिए तो वो सस्ते में उसे दिला देगी, लेकिन प्रेस्तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और तभी ओतेप वहाँ पे आ जाता है। वो दोनों उसके बैग को उठा के ट्रॉली में रखते हैं और घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब प्रेस्तो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो वो बच्चे अभी खेल रहे होते हैं, जो प्रेस्तो को देख के काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। अगली सुबह प्रेस्तो और ओतेप मोहल्ले में ट्रॉली लेके घूमने
घूमते हैं और वो एक बाल्टी में फूड वेस्ट कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सकें। बच्चे उनके पास आके पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो प्रेस्टो उन्हें बताता है कि ये फूड वेस्ट कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये फूड वेस्ट उनके घर में रहेगा तो ये बदबू करेगा और वो इन फूड वेस्ट को अपने सुअरों को डालता है ताकि वो भूखे ना रहें। इधर प्रेस्टो की बीवी रेडियो में सुनती है कि उस शहर में क्राइम रेट काफी बढ़ गया है, क्योंकि हर कोई वहाँ पे गरीब होता जा रहा है और उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। उसकी बीवी बाहर जाके भगवान से प्रे करती है कि ये सब खत्म हो जाए। जब वो घर आती है तो प्रेस्टो उसके साथ डांस करता है और उसके बाद वो उसे नहलाता है और चिंता ना करने के लिए कहता है। शाम को उसकी बीवी जब बाहर होती है तो उसके हाथ से रुमाल गिर जाता है। वहीं पे एक छोटा लड़का होता है जो उसे वो रुमाल उठा के देता है। वो उस लड़के का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि ये उसके बेटे का फेवरेट हैंकरचीफ है। वो लड़का उससे कहता है कि उसके लिए यहाँ पे अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है, तो अगर वो चाहती है तो वो उसका बेटा बन के उसे घर तक पहुंचा सकता है। प्रेस्टो की बीवी उस लड़के से उसके फैमिली के बारे में पूछती है, तो लड़का उसे बताता है कि उसकी फैमिली भिखारी है जो कि भीख मांगती है। और फिर वो प्रेस्टो की बीवी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि उसका एक बेटा हुआ करता था जिसे एक अनजान बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो मर गया और वो दोनों अब अकेले ही हैं। रात को प्रेस्टो जब एक सुनसान गली से जा रहा होता है तो एक लड़का पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उसे दे दे, और तभी प्रेस्टो अपनी जेब से पैसे निकालता है और जमीन पे गिरा देता है। उन पैसों को देख के वो लड़का उन्हें उठाने लगता है और तभी प्रेस्टो उसका गला दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह प्रेस्टो चर्च में जाता है और ईश्वर से माफी मांगता है उसके पापों के लिए। जब वो बाहर होता है तो दो लड़के उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लड़का दूसरे लड़के से पूछता है कि आखिर प्रेस्टो के बेटे का क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि प्रेस्टो के बेटे को एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से अचानक न जाने वो कहाँ गायब हो गया। प्रेस्टो और उसकी बीवी का कहना है कि वो मर गया, लेकिन लोगों को लगता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तभी प्रेस्टो के पास एक गे लड़का आता है जो कि रॉनी का भाई था। वो रोते हुए चर्च के अंदर आने की कोशिश करता है, तो प्रेस्टो उससे पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। वो उसे बताता है कि उसका भाई रॉनी उसे रोज पीटता है, क्योंकि उसके मुताबिक गे होना एक गलत बात है। प्रेस्टो उससे कहता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है तो वो इतनी चिंता ना करे, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा रोता है और चर्च के अंदर जाने से भी घबराता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद भगवान उसके जैसे लोगों को एक्सेप्ट ना करे। जब वो लड़का वापस घर में जाता है तो रॉनी उसे अपने पास बुला के बहुत पीटता है। वो उसका मुंह पानी में डालता है और उससे कहता है कि वो गे होना बंद करे, क्योंकि सभी लोग उसे चिढ़ाते हैं कि उसका भाई एक गे है। वो अपने भाई से माफी मांगता है और उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन रॉनी उसकी नहीं सुनता और उसे बुरी तरह पीटता है। इधर प्रेस्टो अपने कैटल फार्म में होता है और वो उन दोनों की लड़ते हुए आवाज सुन लेता है। ये सुन के उसे उस लड़के के लिए काफी बुरा लगता है और उसके साथ काम करने वाला बंदा उसे बताता है कि वो लड़का काफी डिप्रेस्ड है और एक दिन वो सुसाइड करने जा रहा था तो उसने उसकी जान बचाई थी। ये सुन के प्रेस्टो रॉनी के घर में जाता है और उससे कहता है कि वो अपने भाई को ना मारे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है तो रॉनी उससे कहता है कि ये उसका मैटर नहीं है, तो भलाई इसी में होगी कि वो यहाँ से चला जाए। ये सुन के प्रेस्टो वहाँ से चला जाता है और रॉनी अपने भाई को बुरी तरह पीटता है। वो उसका गला दबा के उसे जमीन पे फेंकता है, जिससे उसके भाई का सर जमीन पे टकरा जाता है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। रॉनी जब ये देखता है तो वो अपने भाई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई आंखें नहीं खोलता और रॉनी उसके लिए बहुत रोता है। तभी प्रेस्टो रॉनी के पीछे आता है और उसका गला दबा के उसे मार डालता है। वो उससे कहता है कि उसकी वजह से उसका भाई मरा है तो उसको भी मरना ही पड़ेगा। अगली सुबह प्रेस्टो की बीवी जब सो रही होती है तो वो एक सपना देखती है। उसके मुंह पे ढेर सारा खून गिरने लगता है और वो जोर से चिल्लाती है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो एक सपना था। वो रोने लगती है क्योंकि वो एक सुबह का सपना था जो कि दर्शाता था कि उसकी मौत बहुत जल्द होने वाली है। रात को प्रेस्टो और ओतेब जब काम कर रहे होते हैं तो प्रेस्टो ओतेब के चेहरे पे निशान देखता है। वो उससे पूछता है कि उसे कौन मारता है, तो ओतेब उसे बताता है कि उसकी बहन उसे अक्सर मारा पीटा करती है। ये सुन के प्रेस्टो उसे कुछ पैसे दे के दवाई लाने के लिए कहता है। इधर जेसिका अपनी नाइट जॉब के लिए तैयार हो रही होती है और तभी उसकी दोस्त एक नई लड़की को लेके आती है जो कि उनके साथ काम करने वाली थी। जेसिका उससे पूछती है कि वो ये जॉब क्यों करना चाहती है, तो लड़की उससे कहती है कि वो लोग बहुत गरीब हैं और उसे लगता है कि इससे वो आमदनी कर पाएगी। उसके बाद वो तीनों सड़क पे निकल जाते हैं अपने पिम्प से मिलने के लिए। उनका पिम्प प्रेस्टो से बात कर रहा होता है क्योंकि प्रेस्टो ने एक लड़की की मांग की थी। वो पिम्प पहले उस नई लड़की को उसके साथ भेजना चाहता है, लेकिन वो लड़की काफी डर जाती है। वो कहती है कि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है, तो वो बंदा उसे बहुत डांटता है। जेसिका अपने पिम्प को शांत कराती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उस आदमी के साथ जा रही है। प्रेस्टो उसे एक होटल रूम में ले जाता है जहाँ पे वो उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसे अपने बैग में पैक
पैक करता है और उतेप को बुलाता है उस बैग को उठाने के लिए। उतेप उस बैग को उसके घर तक ड्रॉप करता है और प्रेस्तो कहता है कि वो थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करे, वो उसके पैसे लेके आ रहा है। जब वो पैसे लेने जाता है तो उतेप की नजर उस बैग पर पड़ती है जिसके ऊपर उसकी बहन का नेकलेस था। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उस बैग के अंदर उसकी बहन है। तभी प्रेस्तो उसे पैसे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। प्रेस्तो जेसिका को बांध देता है और उसके ऊपर एक कपड़ा लगा देता है और फिर वो बाथरूम में जाता है नहाने के लिए। तभी उतेप चोरी चुपके से उसके घर में दाखिल होता है और वो अपनी बहन को वहाँ पे बंधा पाता है जो उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे। उतेप उससे कहता है कि वो उस पे हमेशा अत्याचार करती है, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करेगा। ये कह के उतेप वहाँ से चला जाता है और जेसिका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो अपने हाथ पैर खोल लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रेस्तो की बीवी वहाँ पे आ जाती है जो कि उसको ढूंढने लगती है। तभी हम एक कमरे में एक हाथ निकलता हुआ देखते हैं और वहाँ पे किसी को जंजीरों से बांध रखा था। जेसिका प्रेस्तो की बीवी पे हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है और तभी उस कमरे का दरवाजा तोड़ के एक बंदा बाहर आता है जो कि खून से लथपथ था। वो प्रेस्तो और उसकी बीवी का बेटा था जो कि एक ज़ॉम्बी जैसा बन गया था। जेसिका को लगता है कि शायद इन लोगों ने उसे बंदी बना रखा है, इसीलिए वो उसके पास जाके उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। तभी वो ज़ॉम्बी लड़का उसका हाथ काट खाता है तो जेसिका वहाँ से भागने लगती है। प्रेस्तो की बीवी जब अपने बेटे की आवाज सुनती है तो वो उसके पास बैठ के उससे कहती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको कोई भी होश खबर नहीं होती, इसीलिए वो अपने माँ को ही काट के खाने लगता है। जब प्रेस्तो बाहर आता है तो ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है। वो तुरंत बाहर भागता है जेसिका को ढूंढने के लिए ताकि वो पुलिस को खबर ना कर दे। जेसिका भागते हुए सड़क पे ही बेहोश हो जाती है और कुछ लोग उसके पास आके उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तभी प्रेस्तो भी वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों से झूठ कहता है कि ये लड़की उसकी बेटी है जो कि नशे की हालत में है और वो उसे घर ले जाना चाहता है। प्रेस्तो उसे अपने घर ले जाता है और देखता है कि वो अपने मुंह से खून उगल रही है, यानी जो बीमारी उसके बेटे को थी वो उसे भी हो रही थी। ये देख के प्रेस्तो एक बड़ी सी लकड़ी उठाता है और उसके सर पे जोर से वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर प्रेस्तो उस लकड़ी को लेके अपने बेटे के पास जाता है और इमेजिन करता है कि उसका बेटा उससे माफी मांग रहा है। वो अपने बेटे को मारने से पहले बहुत रोता है क्योंकि ये उसके लिए एक डिफिकल्ट जॉब था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और अपने बेटे को वो जान से मार डालता है। उसके बाद वो उनकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है और अपने सुअरों को खिला देता है। फिर एंड सीन में हम देखते हैं कि उसने अपने सुअरों को बेच दिया है और उसके सुअरों की वजह से सारे सुअर इन्फेक्टेड हो गए हैं और उसका मांस पूरे शहर में बिक रहा है जिसे खा के लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। प्रेस्तो अपनी बीवी की लाश को लेके नदी किनारे बैठता है और फिर वो याद करता है कि बचपन में उसके बेटे को एक सुअर ने काट लिया था जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया था और पैसों की कमी के कारण वो इलाज नहीं करा पाए थे, इसीलिए उन्होंने उसके बेटे को जंजीर से बांध के एक कमरे में बंद कर दिया और वो कई लोगों का मर्डर करके अपने बेटे को उनका मांस खिलाता था क्योंकि उसका बेटा इंसान के मांस के अलावा कुछ नहीं खाता था। प्रेस्तो वहाँ पे डांस करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक फिलिपिनो डिस्टर्बिंग फिल्म जो कि काफी अलग थी। दोस्तों इसका बजट बेशक लो है लेकिन इसकी कहानी में काफी दम है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। मैं इसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है कि गरीब होने के कारण लोग क्राइम कर रहे हैं, कोई किसी से पैसे लूट रहा है तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है और पॉवर्टी के कारण से सब स्ट्रेस में थे जिसकी वजह से वो सभी लोग क्राइम्स कर रहे थे और वहाँ पे घरों में आपसी विवाद भी बहुत ज्यादा थे। दोस्तों हाल ही में मैंने अनदर नाम की जापानीज मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।